हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको नमस्ते। और एक बार जो है आप सभी का फिर से इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम जो है साइकोलॉजी के एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे थे और टॉपिक वाइज अपने एमसीक्यू चल रहे हैं और टॉपिक वाइज एमसीक्यू के अंतर्गत अपन पढ़ रहे हैं बाल विकास। कल आपके ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कल की क्लास में बाल विकास वाला टॉपिक आपके क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी बाल विकास से महत्वपूर्ण प्रश्न है वो एक बार अपन कल तक कर लेंगे और बाल विकास अपना रिवीजन कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। फिर मंडे से आपका नया टॉपिक चलेगा। आप जो भी नए बच्चे हैं उनको बता दूं कि शिक्षा मनोविज्ञान यदि आप पूरी निःशुल्क पढ़ना चाहते हो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के आप क्या कर सकते हो, इसको पढ़ सकते हो। हमने पूरी थ्योरी क्लासेस पढ़ा रखी है और इसकी पूरी की पूरी ई बुक जो है वो भी आपको टेलीग्राम के ऊपर उपलब्ध करवा रखी है। शिक्षण विधियां पढ़ना चाहते हो रीड की, तो शिक्षण विधियां भी पूरी की पूरी आप प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हो। टॉपिक टू टॉपिक पढ़ा रखी है और इसकी पीडीएफ नोट्स जो हैंड रिटन ई बुक है वो भी आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगा। इसका एमसीक्यू बैच आपके 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा, अब अपन अपने मूल मुद्दों की बात करते, अपने प्रश्नों की बात करते, जिसके ऊपर जाएगा। आप भी अपने लाइव चैट कमेंट बॉक्स जो भी है उसको बंद कर दे, केवल आंसर निकले और मूल कंटेंट को पढ़ने का क्या करें, प्रयास करें। समय बचाएं क्लास से, समय अपना महत्वपूर्ण है और अपन बाकी ऐसी ही किसी चीजों के अंदर नहीं गंवाना चाहते हैं। देखिएगा आपका प्रश्न क्या कहता है। आज की क्लास का आपका पहला प्रश्न है कि सामाजिक विकास के पारिस्थितिकी परक सिद्धांत के अनुसार बालक के सामाजिक विकास का सबसे निकटतम मंडल कौन सा होता है। यह आपसे प्रश्न पूछा गया है कि सामाजिक विकास का जो पारिस्थितिकी परक का सिद्धांत है उसके अनुसार सामाजिक विकास का सबसे निकटतम मंडल कौन सा होता है। लघु मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल या घटक मंडल, यह आपसे पूछा गया है। देखिएगा, अब इस प्रश्न की कुछ जानकारी आप पहले जो है मेरे दोस्तों इकट्ठी कर ले। इस प्रश्न के बारे में कुछ चीजें आपको क्या है मेरे दोस्तों पता होना चाहिए कि ये आपके सिद्धांत पूछा कहां से गया है, आपको ध्यान होना चाहिए। ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर का जो सिद्धांत है भाई, किसका सिद्धांत है मेरे दोस्तों? ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर, ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत से आपके ये प्रश्न पूछा गया है ना। आपको ध्यान रखना है, ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर ने आपके पारिस्थितिकी परक का क्या दिया था, आपके सिद्धांत दिया था और जिसके अंतर्गत इन्होंने कुछ मंडल बताए थे कि किस प्रकार से बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है और किस प्रकार से बालक का सामाजिक विकास प्रभावित जो है सबसे ज्यादा होता है और किससे क्या होता है, कम होता है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत के अंतर्गत, आपको ध्यान रखना है, इस पारिस्थितिकी परक के सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहला मंडल जो बताया था, जो बालक के सबसे ज्यादा निकट रहता है, उस मंडल का क्या नाम है मेरे दोस्तों? लघु मंडल। सबसे पहला मंडल जो बताया था उसका क्या नाम है दोस्तों? आपके लघु मंडल। पहला मंडल जो बताया था उसका क्या नाम है? तो पहले मंडल का नाम है आपके लघु मंडल। ये बालक के सबसे ज्यादा नजदीक होता है, जिसमें उसके सामाजिक व्यवहार को उसके परिवार के सदस्य तथा उसके पास पड़ोस के लोग और मित्र वगैरह उसको क्या करते हैं मेरे दोस्तों, आपके प्रभावित करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो प्रभावित करते हैं वो कौन करते हैं? आपके परिवार के सदस्य हो गए, उनके मित्र हो गए, उनके आस पड़ोस के जो लोग हैं वो उसके सामाजिक व्यवहार को क्या करते हैं दोस्तों, प्रभावित करते हैं। ये इन्होंने कौन से मंडल में बताया? आपके लघु मंडल में बताया। लघु मंडल के बाद इन्होंने आपका दूसरा मंडल जो बताया था उसका नाम था आपके मध्य मंडल। लघु मंडल के बाद में इन्होंने जो आपके दूसरा मंडल बताया था वो कौन सा बताया मेरे दोस्तों? उसका नाम क्या रखा था इन्होंने? मध्य मंडल। मध्य मंडल के अंदर आपके जो ये परिवार के सदस्य हैं या माता पिता हैं, इनके आपसी संबंध कैसे हैं, इसके आधार पर बालक का सामाजिक विकास क्या होगा मेरे दोस्तों, प्रभावित होगा। इनके आपसी संबंध के अकॉर्डिंग आपके सामाजिक विकास क्या होगा, प्रभावित होगा। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पर जो आपके इन्होंने मंडल बताया था दोस्तों उसका नाम है आपके बाह्य मंडल।
वायुमंडल के अंतर्गत आपके इनके कार्य क्षेत्र जो होते हैं वो आपके क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इन सदस्यों के कार्यस्थल और धार्मिक संस्थाएं जो होती है, इनके कार्यस्थल की ये कहाँ पे कार्य करते हैं और इनकी जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं वो आपके सामाजिक विकास को क्या करेगी मेरे दोस्तों, प्रभावित करेगी। चौथे नंबर पर इन्होंने जो मंडल बताया था उसका नाम था आपके वृहत मंडल। कौन सा मंडल बताया था दोस्तों? चौथे नंबर पर जो मंडल बताया था उसका नाम था आपके वृहत मंडल। और आपको ध्यान रखना है इस वृहत मंडल के अंतर्गत आपके संस्कृति रीति रिवाज जो होंगे वो आपके जो है इसको क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। संस्कृति या कौन करेंगे, आपके रीति रिवाज क्या करेंगे दोस्तों, आप इनको प्रभावित करेंगे। और अंतिम जो बताया 5वें नंबर पे उसका नाम था आपके घटक मंडल। क्या नाम था दोस्तों? घटक मंडल, जिसमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जो चीजें होती है वो आपके क्या करेगी, आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगी या आपके सामाजिक विकास को क्या करेगी दोस्तों, प्रभावित करेगी। ये 5 मंडल जो दिए गए हैं वो किसके द्वारा दिए गए, आपके ब्रॉन ब्रेनर के द्वारा दिए गए। 4-5 मंडल बताएं, लघु मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और वृहत मंडल, और कौन सा हो जाएगा, आपके घटक मंडल। आपको ये ध्यान रखना है कि प्रश्न जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है सामाजिक विकास के पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार बालक के सामाजिक विकास का सबसे निकटतम मंडल कौन सा होगा। तो अब आप आंख बंद करके इसका उत्तर दे देंगे कि सबसे पहले जो बालक को प्रभावित करता है वो कौन सा मंडल करेगा आपके, तो सबसे पहले जो प्रभावित करेगा वो कौन सा करेगा, लघु मंडल करेगा। यहां तक समझ में आ गया? ये आपके ब्रॉन ब्रेनर का सिद्धांत है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपको क्या कहता है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके कहता है कि एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास के अंतर्गत कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है। आपको पता है कि एरिक एरिक्सन ने आपके एक सिद्धांत दिया था, है ना, जिसके अंतर्गत उन्होंने विकास की कुछ अवस्थाएं जो आपके सामाजिक विकास को प्रभावित कर सकती है। तो आपको यह बताना है कि एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास के अंतर्गत कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है। 8 अवस्थाओं का, 5 अवस्थाओं का, 9 अवस्थाओं का या फिर 11 अवस्थाओं का, कितनी अवस्थाओं का इन्होंने क्या किया है मेरे दोस्तों, वर्णन किया है, ये आपको बताना है। तो आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों कि एरिक एरिक्सन ने जो वर्णन किया या एरिक एरिक्सन के सिद्धांत के अंतर्गत जो आपके अवस्थाएं बताई है वो कितनी अवस्थाएं बताई गई है मेरे दोस्तों, 8 प्रकार की अवस्थाओं का क्या किया गया है दोस्तों, वर्णन किया गया। भी कितने प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन किया गया है, 8 प्रकार की अवस्थाओं का क्या किया था, इन्होंने वर्णन किया था एरिक एरिक्सन ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत। पहली अवस्था बताई थी विश्वास बनाम अविश्वास। पहली अवस्था कौन सी बताई थी मेरे दोस्तों, वो आपके बताई थी विश्वास बनाम क्या हो जाएगा, अविश्वास। पहली अवस्था का नाम है विश्वास बनाम अविश्वास। विश्वास बनाम क्या हो जाएगा, आपके अविश्वास। आपको पूछ ले कि विश्वास बनाम अविश्वास अवस्था कितने सालों तक चलती है या कितने समय तक चलती है, तो जन्म से लेकर के आपके 1 वर्ष तक आपके ये अवस्थाएं जो है संचालित होगी। दूसरे नंबर पर जो आपके अवस्था बताइए मेरे दोस्तों, उसका नाम है आपके स्वायत्ता बनाम लज्जा। स्वायत्ता बनाम क्या हो जाएगा, स्वायत्ता वर्सेस क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, लज्जा। आपको ये ध्यान, कुछ लोग यहाँ पे 1.5 वर्ष भी बताते हैं, ध्यान रखना मैंने 1 वर्ष बताया है आपको। स्वायत्ता बनाम लज्जा जो चलती है वो कितनी चलती है, 1 से लेकर के आपके 3 वर्ष तक चलती है। भाई कितनी चलती है, आपके 1 से लेकर के 3 वर्ष तक। तीसरी अवस्था का जो वर्गीकरण किया है दोस्तों, उसका नाम है आपके पहल बनाम दोष। क्या बताया दोस्तों, पहल वर्सेस क्या आएगा, तो पहल वर्सेस क्या माना जाएगा, आपके दोष। इसका टाइम पीरियड पूछ ले आपको कि पहल बनाम दोष जो है वो आपके कितने समय तक चलता है, तो ध्यान रखना ये चलेगा आपके 3 से लेकर के 5 वर्ष तक। भाई कितने वर्ष तक चलेगा, 3 से लेकर के 5 वर्ष तक। चौथी अवस्था का जो वर्णन किया है उसका नाम है परिश्रम बनाम हीनता। कितना होगा मेरे दोस्तों, परिश्रम बनाम हीनता। परिश्रम बनाम हीनता जो है वो आपकी अवस्था कितनी चलेगी, तो ध्यान रखना ये आपके चलेगी 6 से लेकर के लगभग 12 वर्ष तक जो चलेगी वो कौन सी चलेगी, आपके परिश्रम बनाम क्या चलेगी, आपके हीनता चलेगी। फिर आपको ध्यान रखना है पहचान बनाम भ्रांति कितने वर्ष तक चलती है, तो ध्यान रखना पहचान बनाम
भ्रांति, है ना। पांचवी अवस्था जो चलती है किशोरा अवस्था की मुख्य विशेषता है आपकी, ध्यान रखना। पहचान बनाम भ्रांति जो चलेगी वो 12 वर्ष से शुरू होगी और आपकी किशोरा अवस्था तक चलेगी, यानी कि 12 वर्ष से लगभग ये कितनी चलती है आपके 18 वर्ष तक क्या किया जाएगा, इसको माना जाएगा। छठे नंबर पे पहचान बनाम भ्रांति के बाद जो आपकी अवस्था आती है उसका नाम है घनिष्ठता बनाम अलगाव। क्या नाम है दोस्तों? 20 से 30 वर्ष ये चलेगी, घनिष्ठता बनाम अलगाव। घनिष्ठता बनाम क्या होगा आपके अलगाव, और ये जो चलेगी वो कितनी चलेगी, तो 20 से लेकर के कितने वर्ष तक चलेगी, आपके 30 वर्ष तक चलेगी। उसके बाद में आती है जननात्मकता बनाम अस्थिरता। जननात्मकता बनाम अस्थिरता कौन सी अवस्था आएगी? जननात्मकता बनाम अस्थिरता। जननात्मकता वर्सेस क्या कहलाएगी, आपके अस्थिरता। और आपको पूछ ले कि बताओ जननात्मकता बनाम अस्थिरता कहां चलेगी, तो ये मैच्योरिटी प्रौढ़ा अवस्था के अंतर्गत जो चलती है लगभग यही चलती है, 40 से लेकर के कितना माना जाता है, आपके 50 वर्ष तक। और आपके जननात्मकता बनाम ये कौन सी लेस हो गई भी बीच में, 1 2 3 4 5 6 ना, 7 अवस्थाएं होनी चाहिए। किसी ने कोई ना कोई तो लॉस हो गई भाई, या फिर अपन क्रम छूट गए, ऐसा क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 हो गई यहाँ पे ना, हाँ क्रम चूक गए अपना, मैंने सोचा 6 कैसे हुई, है ना। ये ध्यान रखना। 8वें नंबर पर जो आती है उसका नाम क्या है, आपके संपूर्णता बनाम, आप कह सकते हो कि उसको क्या कह सकते हैं अपन, हाँ संपूर्णता बनाम निराशा। ये आपके बुढ़ापे में चलेगी। कौन सी चलेगी? आपके संपूर्णता वर्सेज आपके निराशा जो चलेगी, यानी कि 40 से 50 वर्ष तक तो क्या चलेगी, आपके जननात्मकता बनाम अस्थिरता। और उसके बाद में आपके जो चलती है 60 वर्ष से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक जो चलती है उसका नाम क्या है, आपके ये अवस्था। ध्यान रखना, इसी आपके एरिक एरिक्सन ने कहा था कि सभी लोगों के अंदर अभिप्रेरणाओं में अंतर पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। इस प्रत्येक अवस्था से एक मनोसामाजिक गुण का क्या होता है, विकास होता है। हर अवस्था से आपके एक क्या बनेगा, हर अवस्था में संघर्ष करेगा और संघर्ष करने से उसके अंदर किसका विकास होगा, तो प्रत्येक अवस्था में संघर्ष करने से उसके अंदर एक मनोसामाजिक गुण का क्या होता है मेरे दोस्तों, विकास होता है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो यहां पे आपका उत्तर जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए, कि एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास के अंतर्गत कितनी अवस्थाओं का वर्गीकरण किया है, तो कितनी अवस्थाओं का वर्गीकरण किया है, आपके 8 अवस्था को आपको क्या रखना है, यहां पे याद रखना है। क्लियर? चलिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि घनिष्ठता बनाम अलगाव में उपलब्धि प्राप्त कर लेने पर कौन सा मनोसामाजिक गुण विकसित होता है, देखभाल, परिपक्वता, प्रेम या सामर्थ्यता। देखिएगा, आपको यदि ये जानना है कि आपको घनिष्ठता बनाम जो है आपके घनिष्ठता बनाम अलगाव ये जो चलती है अवस्था कितनी चलेगी, तो घनिष्ठता बनाम अवस्था लगभग आपके 20 से लेकर के कितनी चलती है दोस्तों, 30 वर्ष तक। और इस संघर्ष में यदि व्यक्ति जीत जाता है तो उसके अंदर कौन सी चीज, कौन सा मनोसामाजिक गुण विकसित होता है, तो उसके अंदर प्रेम नाम का मनोसामाजिक गुण क्या होगा मेरे दोस्तों, विकसित होगा। ध्यान रखना, कौन सा गुण विकसित होता है दोस्तों, तो प्रेम नाम का गुण क्या होगा, आपके विकसित होगा। एक आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, देखभाल में कब होता है, तो देखभाल होता है आपके जननात्मकता बनाम अस्थिरता वाली अवस्था में। कौन सी दोस्तों, जननात्मकता वर्सेस अस्थिरता वाली जो अवस्था चलेगी, इस संघर्ष से जो आपके मनोवैज्ञानिक गुण या मनोसामाजिक गुण विकसित होगा उसका नाम क्या होगा, आपके देखभाल होगा। और आपको ध्यान रखना है ये अवस्था आपके 40 से लेकर के कितनी चलती है, 50 वर्ष तक आपके ये अवस्थाएं क्या करेगी, चलेगी। परिपक्वता की बात करें मेरे दोस्तों तो ये आपके आती है संपूर्णता बनाम निराशा। परिपक्वता कब आएगी, तो ध्यान रखना ये आती है संपूर्णता बनाम निराशा। जो आपके अंतिम अवस्था है उसके अंतर्गत संघर्ष करने पर बालक के अंदर जो मनोसामाजिक गुण विकसित होता है उसका नाम क्या होगा मेरे दोस्तों, तो उसका नाम जो होगा वो क्या माना जाएगा, आपके उसका नाम जो माना जाएगा वो क्या माना जाएगा, आपके ये कितनी चलती है, तो ये मैंने अभी आपको बताया कि 60 से लेकर के कितनी चलेगी, आपके मृत्यु तक चलेगी। प्रेम मैंने अभी आपको बता ही दिया है, ये आपके घनिष्ठता बनाम अलगाव के अंतर्गत चलेगी। घनिष्ठता वर्सेस अलगाव वाली जो अवस्था होगी उसके अंतर्गत जो चलेगी वो कौन सी चलेगी, आपके प्रेम। सामर्थ्यता की बात करें मेरे दोस्तों, ये चलती है आपके परिश्रम बनाम हीनता।
कौन सी अवस्था? परिश्रम बनाम हीनता, 6 से 12 वर्ष तक परिश्रम वर्सेस हीनता वाली जो अवस्था है जो आपके चलती है 6 से 12 वर्ष तक, इससे जो मनोसामाजिक गुण विकसित होगा उसका नाम क्या होगा? सामर्थ्यता। तो आपको ध्यान रखना है कि घनिष्ठता बनाम अलगाव में उपलब्धि प्राप्त कर लेने पर कौन सा मनोसामाजिक गुण बालक के अंदर विकसित होता है। तो बालक के अंदर कौन सा गुण विकसित होगा मेरे दोस्तों? तो कौन सा याद रखोगे? प्रेम नाम का गुण बच्चे के अंदर क्या होता है? विकसित होता है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपको कहता है कि बालकों के सामाजिक विकास में संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं का प्रभाव पड़ता है। एरिक्सन के अनुसार यह किस मंडल के अंतर्गत आएगा? ये कैसे पूछ लिया भाई? ये ऐसा एरिक्सन के अनुसार कौन सा मंडल नहीं होगा? एरिक्सन के अनुसार कैसे होगा? कुछ न कुछ मिस प्रिंट हो गया दोस्तों। हाँ, ये ब्रोन फ्रेन ब्रेनर के अनुसार होगा। मंडल तो इसी ने बताया ही नहीं। मंडल का जो सिद्धांत है वो तो किसका माना जाता है? आपके ब्रोन फ्रेन ब्रेनर का सिद्धांत माना जाएगा, है ना। तो यहां पे थोड़ा सा चेंज कर देना, एरिक्सन नहीं होगा, ब्रेनर। ब्रेनर के अनुसार यह किस मंडल के अंतर्गत आएगा? बाह्य मंडल, वृहत मंडल, मध्य मंडल या लघु मंडल? अभी इसी प्रश्न को अपन ने क्या किया था दोस्तों? सोल्व किया था। लघु मंडल के अंतर्गत तो क्या आते हैं आपके? तो लघु मंडल के अंतर्गत तो आपके परिवार के सदस्य और पास पड़ोस के लोग और मित्र वगैरह जो होते हैं वो आपके कौन से मंडल में आएंगे? तो वो आपके कौन से मंडल में आएंगे? इस लघु मंडल के अंतर्गत आएंगे। लघु मंडल से जस्ट ऊपर वाला जो मंडल होता है उसको अपन कहते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल में इन सब के आपसी संबंध जो होंगे वो आपके सामाजिक विकास को क्या करेंगे मेरे दोस्तों? आपके प्रभावित करेंगे। कौन से संबंध में? आपसी संबंध। मध्य मंडल के बाद में यदि आप ऊपर जाते हो मेरे दोस्तों तो बाह्य मंडल आएगा, और बाह्य मंडल के बाद में जो आएगा वो कौन सा आएगा? वृहत मंडल। और इस वृहत मंडल के अंतर्गत आपके संस्कृति और रीति रिवाज आपको क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। संस्कृति और रीति रिवाज जो होंगे वो क्या करेंगे मेरे दोस्तों? वो आपके इनको क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। बाह्य मंडल के अंतर्गत कार्य क्षेत्र और धार्मिक संस्थाएं जो होती है वो आपके सामाजिक विकास को क्या करेगी? प्रभावित करेगी, है ना। यह आपको ये ध्यान रखना है। तो आपको ये पूछा गया है कि भाई ब्रेनर के अनुसार मनोसामाजिक विकास में संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं का प्रभाव पड़ता है, ये किस मंडल के अंतर्गत आएगा? तो आप भी बता दो कि संस्कृति, रीति रिवाज जो होंगे वो आपके कौन से मंडल के अंतर्गत माने जाएंगे? तो ये आपके वृहत मंडल के अंतर्गत माने जाएंगे। बी वाला विकल्प यहां पे क्या होगा? पूरा का पूरा आपके सही माना जाएगा। क्लियर यहां तक? चलिएगा अगला प्रश्न आपको क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस अवस्था के अंतर्गत व्यक्ति अपने बीते हुए दिनों की सफलता व असफलता पर विचार करते हुए संघर्ष करता है, जिससे परिपक्वता नाम का मनोसामाजिक गुण विकसित होता है? वह अवस्था कौन सी है? मैंने अभी आपको बताया था कि यह संपूर्णता बनाम निराशा जो आपके 60 से लेकर के कितनी चलेगी? तो 60 से लेकर के आपके मृत्यु तक आपके साथ चलती है। मृत्यु पर्यंत जो है आपके ये अवस्था चलेगी। इसी के अंतर्गत आपके कौन सा मनोसामाजिक गुण विकसित होगा? तो इसी के अंतर्गत आपके परिपक्वता नाम का क्या होता है मेरे दोस्तों? गुण विकसित होता है। ये भी आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। विश्वास बनाम अविश्वास जो आपकी कितनी चलती है? जन्म से लेकर के कितनी चलती है? 1 वर्ष तक चलती है। और इसमें जो मनोसामाजिक गुण विकसित होता है उसका नाम क्या है मेरे दोस्तों? आशा। कौन सा मनोसामाजिक गुण विकसित होगा? तो विश्वास बनाम अविश्वास के अंतर्गत आशा नाम का मनोसामाजिक गुण क्या हो जाता है मेरे दोस्तों? विकसित हो जाता है। फिर ध्यान रखना, स्वायत्ता बनाम लज्जा ये आपके चलती है 1 से लेकर के लगभग 3 वर्ष तक। और इसके अंतर्गत जो आपके मनोसामाजिक गुण विकसित होता है उस मनोसामाजिक गुण का नाम क्या है? तो उस मनोसामाजिक गुण का नाम होगा आपके इच्छा शक्ति। भाई कौन सा मनोसामाजिक गुण विकसित होगा? तो इच्छा शक्ति नाम का यहां पे मनोसामाजिक गुण जो है वो दोस्तों क्या होगा? आपके विकसित होगा। और घनिष्ठता बनाम अलगाव मैंने अभी आपको बताया था, ये आपके 20 से लेकर के लगभग 30 वर्ष तक चलती है। और इसमें जो मनोसामाजिक गुण विकसित होता है उस मनोसामाजिक गुण का नाम क्या होगा?
तो उस मनोसामाजिक गुण का नाम होगा प्रेम। तो यहां पे आपको पूछा गया है कि परिपक्वता जो है किससे आती है, तो परिपक्वता आती है आपके संपूर्णता बनाम निराशा से। सी वाला विकल्प यहां पे आपका बिल्कुल एक्यूरेट क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आज की क्लास आपको बढ़िया लग रही होगी, क्योंकि कमेंट का लफड़ा नहीं है इसके अंतर्गत, है ना। बढ़िया तरीके से व्यवस्थित तरीके से क्या है आपकी क्लास चल रही होगी। मैंने आपको वादा भी कर रखा है कि जिस दिन इस क्लास में मैं 500 बच्चों को देख लूंगा उस दिन आपके मॉडल पेपर स्टार्ट कर दूंगा। हालांकि नहीं भी देखूंगा तब भी करना ही है मुझे तो, लेकिन फिर भी ये तब तो मैं मेरे हिसाब से करूंगा, और पहले दिख गए तो मैं पहले ही मॉडल पेपर को क्या कर देंगे आपके स्टार्ट कर देंगे, है ना। मैंने आपको बताया था कि 21 मॉडल पेपर हम तैयार कर रहे हैं आपके 30-30 प्रश्नों के, जैसे आपके एग्जाम में आते हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको पहले प्रोवाइड करवाई जाएगी, पहले आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, उसके बाद में यहाँ पे एमसीक्यू सोल्व करवाए जाएंगे, ताकि आप एक बार उसको पढ़ भी लें और फिर उसका सोल्यूशन जो है वो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देख सकते हो। क्लियर। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, संपूर्णता बनाम निराशा। बहुत अच्छा प्रश्न है, बताओ। ये तो इसका आंसर आपको आ जाना चाहिए। ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर पुस्तक किसकी कृति है, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई, मिड के द्वारा, कुल्ले के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा, या ब्रेनर के द्वारा। बताओ ये जो आपकी किताब है वो किसके द्वारा बालकों के अंतर्गत लिखी गई है, किसके द्वारा। ह्यूमन नेचर एंड द सोशल कृति किसका आपके सिद्धांत है। तो मेरे दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है, यह प्रश्न भी आपके सामाजिककरण के सिद्धांत में से आया था। एक व्यक्ति हुआ था जिसने दिया था आपके दर्शन दर्पण का सिद्धांत। भाई इसके सिद्धांत का नाम क्या है मेरे दोस्तों, इसके सिद्धांत का नाम है दर्शन दर्पण का सिद्धांत। और दर्शन दर्पण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो दर्शन दर्पण का सिद्धांत दिया गया था मेरे दोस्तों आपके कुल्ले के द्वारा। इसको सामाजिककरण के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों, इस सिद्धांत को आपके सामाजिककरण के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। सामाजिककरण का सिद्धांत भी इसको कहा जाएगा, यह भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। और इसी ने आपके जो है ना, ये ध्यान रखना, इसी ने आपके ये किताब लिखी थी, द ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर। ये किताब आपके इसी के द्वारा लिखी गई थी। इन्होंने आत्म के ऊपर बल दिया था अपने सिद्धांत में। किसके ऊपर बल दिया था दोस्तों, आपके आत्म के ऊपर बल दिया था। इन्होंने कहा कि व्यक्ति में सामाजिक विकास के अंतर्गत 3 चरणों में होकर के इसको गुजरना पड़ता है। पहला चरण बताया था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। पहला चरण क्या बताया, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। दूसरा क्या याद रखोगे, मेरे बारे में क्या सोचते हैं। दूसरा याद रखना है आप, लोग जो सोचते हैं उस पर मैं क्या सोचता हूं। लोग जो सोचते हैं, लोग जो सोचते हैं उस पर मैं क्या सोचता हूं, मैं क्या सोचता हूं, है ना, मैं क्या सोचता हूं, यह ध्यान रखना। और तीसरे नंबर पर बताया कि मैं किस निष्कर्ष पर हूं, मैंने बहुत डिटेल से और बड़े अच्छा तरीके से इस सिद्धांत को पढ़ाया था। ये किसके द्वारा दिया गया था मेरे दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है, इन्हीं के द्वारा दिया गया था। WH मिड की बात करें मेरे दोस्तों, तो WH मिड ने भी आपके सामाजिककरण का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था, आपके सामाजिककरण का ही इन्होंने क्या दिया था, आपके सिद्धांत दिया था। इन्होंने स्व पर जोर दिया था। भाई किसके ऊपर जोर दिया था, आपके स्व। इन्होंने कहा मैं प्लस मुझे मिलकर के किसका निर्माण होता है, आपके स्व का निर्माण होता है। ये इन्होंने इन दोनों के अंदर अंतर बताया था दोस्तों, आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। मैं का मतलब होता है दूसरों के प्रति किया गया व्यवहार, और मुझे का मतलब होता है दूसरों के प्रति, उस व्यवहार पर दूसरों के द्वारा की गई प्रतिक्रियाएं। ये दोनों चीजें आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। ये इन्होंने दिया था। इनकी किताब का नाम क्या है, तो माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। ये किताब आपके किसने लिखी थी, तो ये किताब आपके लिखी गई थी WH मिड के द्वारा। ये किताब आपके रची गई थी, ध्यान रखना। एरिक एरिक्सन का सिद्धांत अभी अपन ने पढ़ा था। इन्होंने 8 अवस्थाओं का क्या किया मेरे दोस्तों, वर्गीकरण किया है। और ब्रेनर का सिद्धांत भी अभी अपन ने पढ़ा था। इन्होंने सामाजिककरण का, पारिस्थितिकी परख का क्या दिया था मेरे दोस्तों, सिद्धांत दिया था। तो यहां पे आपका उत्तर जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, कुल्ले उत्तर यहां पे क्या माना जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, या आप पे बिल्कुल सही माना जाएगा। क्लियर, चलिएगा। किसने कहा था,
बालक जन्म के समय न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक। टेलफोर्ड के द्वारा, हिलगार्ड के द्वारा, क्रो एंड क्रो के द्वारा या हरलोक के द्वारा, किसके द्वारा ये बात कही गई है कि बालक जो होता है वो जन्म के समय है ना, न तो आपके जो है सामाजिक होता है और नहीं असामाजिक। ये बात कही थी क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो ने कहा था शिशु जन्म के समय या शिशु के द्वारा जन्म के समय न सामाजिक होता है न असामाजिक, न सामाजिक होता है और नहीं क्या होता है आपके होता है नहीं असामाजिक। दोनों में से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि बालक तटस्थ होता है, उसमें किसी भी प्रकार के सामाजिक गुण नहीं आते। धीरे धीरे बालक जब समाज में लोगों के साथ में अंतःक्रिया करता है तो उसके अंदर सामाजिक गुणों के क्या होते चले जाते हैं, आपके विकास होते चले जाते हैं। तो ये कथन किसका है मेरे दोस्तों, तो किसका याद रखोगे, है ना, ये हरलोक ने तो कहा था कि सामाजिक जो है ना, सामाजिक विकास का जो अर्थ है वो क्या है, तो इन्होंने बताया था कि सामाजिक संबंधों में परिपक्वता, सामाजिक संबंधों में परिपक्वता आ जाना। सामाजिक संबंधों में क्या लेकर के आ जाना, सामाजिक संबंधों में परिपक्वता लेकर के आ जाना ही एक प्रकार से क्या कहलाएगा, आपका सामाजिक विकास कहलाएगा। ये बात कहने वाला व्यक्ति कौन था, तो इस नाम याद रखना, ये हरलोक ने आपकी ये बात कही थी दोस्तों। हाँ, ये ध्यान रखना है। टेलफोर्ड की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने कहा था कि आपके जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है ना, सामाजिकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हो जाती है, तो इन्होंने कहा था कि सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रथम व्यक्ति के संपर्क में, प्रथम व्यक्ति के संपर्क में आने से प्रारंभ हो जाती है। संपर्क में आने से क्या हो जाती है, संपर्क में आने से ही प्रारंभ हो जाती है और ये जीवन भर चलती है, प्रारंभ हो जाती हैं। और ये कैसे चलती है, तो ध्यान रखना, इन्होंने कहा था प्रारंभ हो जाती है और ये कैसे चलती है, तो ये आपके जीवन पर्यंत चलती है। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि ये प्रक्रिया आपके जीवन भर चलती रहेगी। ये किसने कहा था, तो ये किसके द्वारा कहा गया था, तो ये टेलफोर्ड के द्वारा कहा गया था। ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। अब यहाँ पे आपका उत्तर जो सही हो जाएगा कि किसने कहा कि बालक जन्म के समय न सामाजिक होता है न असामाजिक, तो यहाँ पे किसका उत्तर सही करोगे, सी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपके बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चलिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बताओ, बालक अपनी मां की आवाज पहचान करना किस आयु में प्रारंभ कर देता है? क्या 3 माह का बालक अपने मां की आवाज को पहचान लेता है? क्या 6 माह का बालक, 8 माह का बालक या 1 वर्ष का बालक? कितने माह का बालक अपने मां की आवाज की पहचान करना क्या कर देता है दोस्तों, प्रारंभ कर देता है, या मां की आवाज पहचानना क्या कर देता है, शुरू कर देता है दोस्तों? ध्यान रखना। देखो यहां पे मैं कुछ आपको बता देता हूं। एक तो होता है बालक आपके पहले माह में, जब बालक 1 माह का होगा तो मानव तथा अन्य की आवाज में अंतर करना शुरू कर देता है। मानव व अन्य की आवाज में अंतर प्रारंभ कर देता है। अन्य की आवाज में क्या कर देता है दोस्तों, अन्य की आवाज में अंतर प्रारंभ कर देता है। क्लियर तो नहीं कर पाता है, लेकिन यहां पे लगभग 1 माह का बालक मानव तथा मानव से जुड़ी हुई अन्य ध्वनियों में हल्का फुल्का क्या कर सकता है, अंतर करना क्या कर देता है, 1 माह का बालक प्रारंभ कर देता है। आपको ध्यान रखना है ना, ये आपको ध्यान रखना है। 2 माह का बालक हल्की फुल्की आवाज की पहचान शुरू कर देता है। पहचान प्रारंभ, किसकी पहचान, आवाज की। अभी तक क्लियर नहीं पहचान रहा है, आवाज की पहचान प्रारंभ कर देता है, यानी कि प्रतिक्रिया पर हल्का फुल्का मुस्कुरा देता है बच्चा, है ना। पहचान क्या कर देता है, आपके क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। और ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, कितने माह का बालक, आपके 3 माह का जब बालक हो जाएगा तो 3 माह का बालक आपके मां की आवाज की स्पष्ट पहचान कर लेता है। मां की आवाज की क्या कर लेता है दोस्तों, मां के आवाज की आपके स्पष्ट पहचान कर लेता है, स्पष्ट पहचान कर लेता है। ये आपको ध्यान रखना है। कितने माह का बालक, 3 माह का बालक जो होता है वो आपके मां की आवाज की क्या कर लेता है दोस्तों, स्पष्ट पहचान करना शुरू कर देता है। जैसा कि आपको प्रश्न पूछा था दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। 5 माह का बालक आपके प्रेम और क्रोध में अंतर करना शुरू कर देगा। 5 माह का बालक
प्रेम वह क्या कर सकता है, आपके क्रोध में अंतर करना शुरू कर देता है। प्रेम करने पर बालक मुस्कुरा देता है और क्रोध करने पर बालक जो है आपके रोने लग जाएगा। ये बात बालक के अंदर कब आ जाएगी, तो ये बात आपके बालक के अंदर 5 माह के अंदर आ जाएगी। ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। 6 माह का बालक आपके परिचित और अपरिचित में अंतर कर लेता है। 6 माह का बालक क्या कर लेता है, आपके परिचित तथा अपरिचित में, परिचित तथा अपरिचित में क्या कर लेता है दोस्तों, परिचित तथा अपरिचित में अंतर करना क्या कर देगा, आपके प्रारंभ कर देगा। कितने माह का बालक, आपके 6 माह का बालक। तो ध्यान रखना, आपके 5 माह का बालक प्रेम करो, 3 माह का बालक मां की आवाज, 6 माह का बालक परिचित और अपरिचित में क्या कर लेता है दोस्तों, बंद कर देता है। आपको यह भी ध्यान रखना है। 1 वर्ष का बालक, कितने वर्ष का बालक, 1 वर्ष का बालक मना किए गए कार्यों को दोहराना बंद कर देता है। मना किए गए कार्यों का दोहराव नहीं करता है। कार्य का क्या नहीं करेगा, तो मना किए गए कार्य का क्या नहीं करेगा, आपके दोहराव नहीं करेगा। कौन सी आयु में, जब बालक की आयु कितनी हो जाती है, आपके जब बालक की आयु आपके 1 वर्ष हो जाती है। दोस्तों ध्यान रखना, 2 वर्ष का बालक वयस्कों के साथ अनुक्रियाएं प्रारंभ कर देता है। 2 वर्ष का बालक वयस्कों के साथ क्रिया प्रारंभ कर देता है, वयस्क लोगों के साथ, वयस्कों के साथ क्रिया प्रारंभ। और जैसे ही 2 वर्ष का बालक वयस्कों के साथ क्रिया प्रारंभ करता है, तो ध्यान रखना वो परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है। आपको पूछ ले कि बताओ कितनी उम्र का बालक परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है, तो ध्यान रखना 2 वर्ष का जो बालक होगा वो आपके परिवार का कौन सा सदस्य बन जाएगा, तो 2 वर्ष का बालक आपके परिवार का सक्रिय सदस्य का क्या ले लेता है मेरे दोस्तों, रूप ले लेता है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, है ना। आपको ये तो लगभग ऐसी चीजें क्या है आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद में यदि अपन बात करें दोस्तों, है ना, 5 वर्ष का बालक अपने समूह के प्रतिमान के रूप में डलना प्रारंभ कर देता है। 5 वर्ष का जो बालक होगा वो समूह के प्रतिमान के रूप में डलने लग जाता है। समूह के प्रतिमान के रूप में, जैसे खिलौने वगैरह बांटना, समूह के प्रतिमान में डलना प्रारंभ कर देता है। डलना क्या कर देता है मेरे दोस्तों, प्रारंभ कर देता है। यह भी आपको ध्यान रखना, कौन सी अवस्था में जाकर के करेगा, तो 6 वर्ष का बालक दोस्तों के साथ में खिलौने बांट करके खेलने लग जाता है। ये एक प्रकार का सोशल डेवलपमेंट कहलाएगा। ये एक प्रकार का कौन सा कहलाएगा, आपके सामाजिक विकास कहलाएगा। ये भी आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है ना। ये आपको ध्यान रखना है, हाँ, ये आपको पता होना चाहिए। ये इसी अवस्था के अंतर्गत बालक प्रिय कार्यों में रुचि लेने लगता है। 6 वर्ष का बालक जो होता है वो क्या होता है मेरे दोस्तों, आपके 6 वर्ष का जो बालक होता है वो, अच्छा 5 वर्ष लिखा है ना अभी, 6 वर्ष में आपको ध्यान रखना, 6 वर्ष का बालक एक तो आपके सामाजिक कार्यों में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। कौन से कार्यों में, सामाजिक कार्यों में रुचि लेना क्या कर देता है, सामाजिक कार्यों में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। यह भी आपको ध्यान रखना है, प्रारंभ कर देता है। कितने वर्ष का बालक, 6 वर्ष का बालक। एक आपको और ध्यान रखना है, एक कथन आता है यहां पे, वो कथन किसका है, तो वो कथन आता है आपके एलिस क्रो का। एलिस क्रो यहां पे कहता है दोस्तों कि प्रिय कार्यों में बालक रुचि लेने लगता है। कौन से कार्यों में, प्रिय कार्यों के अंतर्गत क्या लेने लगता है, प्रिय कार्यों में बालकों के अंदर इंटरेस्ट अचानक से बढ़ जाता है, रुचि लेना क्या कर देता है, प्रारंभ। ऐसे कार्य जो बालक को अच्छे लगते हैं वो 6 वर्ष में बार बार क्या करता है दोस्तों, दोहराता है। ध्यान रखना, यहाँ पे एक कथन और आता है जिसको कहा जाता है, वो कथन किसने कहा था, आपके क्रो एंड क्रो। ये तो एलिस क्रो अकेले ने कहा था, ये कथन जो कहा था वो किसने कहा था मेरे दोस्तों, क्रो एंड क्रो ने कहा था। क्रो एंड क्रो क्या कहता है, 6 से 10 वर्ष तक का बालक, 10 वर्ष का बालक वांछनीय और अवांछनीय कार्यों में अंतर कर लेता है। वांछनीय तथा अवांछनीय, वांछनीय तथा अवांछनीय कार्यों में क्या कर लेगा, अवांछनीय कार्यों में अंतर कर लेता है। कार्यों में क्या कर लेता है दोस्तों, अंतर कर लेता है। यह आपको ध्यान रखना है। कितनी अवस्था के बालक के अंतर्गत, तो ध्यान रखना वांछनीय और अवांछनीय कार्यों में या व्यवहार को क्या कर लेता है दोस्तों, अंतर कर लेता है या इसको प्रभावी बना देता है। यह आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। यह आपको यहां तक ध्यान रखना है भाई। ये अवस्थाएं क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब बताओ कि बालक मां की आवाज पहचानना किस आयु में प्रारंभ कर देगा, तो वो कौन सी आयु में प्रारंभ कर देगा, आपके
3 माह की आयु के अंतर्गत क्या कर देगा, प्रारंभ कर देगा, है ना। सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए तो टॉपिक वाइज सीरीज लिए आपके रिवीजन बेच, सारी एक बार बेसिक बेसिक चीजें हमारे सामने आ जाए। ऐसे में सबका कराऊंगा, बुद्धि का, व्यक्तित्व का, अधिगम का, अभिप्रेरणा का, समायोजन का, सबका ऐसे ही रिवीजन होगा जैसे आपके अभी हो रहा है इस बाल विकास वाले टॉपिक का। क्लियर। अगले प्रश्न पर आगे बढ़े, चलिएगा। देखो, आपकी सुविधा के लिए हम ऐसी क्लासेस डाल रहे हैं, बाकी लाइव क्लासेस से मुझे बहुत बेनिफिट मिलता है कि लाइव क्लासेस के अंतर्गत बच्चे भी बढ़ते हैं, सब्सक्राइब भी बढ़ते हैं, सब कुछ बढ़िया मिलता है। लेकिन लाइव क्लासेस के अंदर बार बार कमेंट के ऊपर ध्यान जाता है, इसकी झंझट ही खत्म। पढ़ने वाले बच्चे चाहिए, और आपको पढ़ना है तो वैसे आप इस चीज को देख लो, ये भी तो लाइव ही चल रही है, बस फर्क इतना है कि मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं, आप अपना आंसर दो और चेक कर लो कि आपने सही दिया है कि नहीं दिया है ना। बढ़िया चल रहा है। आपको इसमें भी संख्या बढ़ानी है ना, ऐसा नहीं हो कि इसमें संख्याएं घटती गई, मैं वापस लाइव शुरू कर दूंगा, फिर वही कमेंट पढ़ना करना है ना, ये ध्यान रखना। 2 वर्ष का बालक परिवार का सक्रिय सदस्य हो जाता है, उपयुक्त विचार किसका है। हाँ, ये चीज तो मैंने आपको लिखा दी थी मेरे दोस्तों कि 2 वर्ष का जो बालक होता है वो आपके परिवार का क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, सक्रिय सदस्य बन जाता है। लेकिन आपसे ये पूछा गया है कि हाँ, 2 वर्ष का बालक परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो ये मैं आपको बताना वहां रह गया था। तो ये कथन हरलोक महोदय के द्वारा कहा गया है। हरलोक के अनुसार बालक में क्रोध व प्रेम में अंतर कर लेता है। देखो, मैंने अभी आपको ये जितनी भी चीजें बताई ना, ये वर्गीकरण, सामाजिक विकास, ये सारे लगभग हरलोक के अनुसार ही है। बहुत सारी चीजें जो मैंने आपको बताई थी, ये आपके सामाजिक वर्गीकरण बताया था मैंने। शेषवा अवस्था का सबसे बढ़िया आपके सामाजिक विकास का वर्गीकरण, यानी कि मैं यही कह सकता हूं कि आप जितना भी आपके सामाजिक विकास का वर्गीकरण पढ़ रहे हो, वो सारे का सारा किसका है, हरलोक के अनुसार ही है। हरलोक के अनुसार बालक प्रेम व क्रोध में अंतर करना कब सीखेगा, 4 माह, 5 माह, 6 माह या 7 माह। इधर देखो, अभी मैंने आपको यहां पे बताया था, प्रेम और क्रोध में अंतर करना प्रारंभ कर देता है कौन सा बालक, 5 माह का बालक। ये पढ़ रखा है अपन ने, तो यहीं पे आपका उत्तर आएगा कौन सा बालक, तो 5 माह का बालक जो होता है वो क्या कर देता है मेरे दोस्तों, आपके अंतर करना क्या कर देगा, प्रारंभ कर देगा। यह आपको ध्यान रखना है। हाँ, 4 माह के बालक दूसरों को देखकर उसके साथ खेल करके हंसता है, दूसरों को देखकर खेल कर हंसता है, मतलब खेलेगा तो क्या, लेकिन उनके अंदर एक प्रकार का ये खेल ही है कि खेल कर बालक दूसरे लोगों को देख करके क्या करता है, आपके हंसता है। ये आपको क्या रखना है, इसके संदर्भ में ध्यान रखना है। 5 माह का बालक क्या करेगा, प्रेम और क्रोध में अंतर कर लेगा। 6 माह का बालक मैंने अभी आपको बताया कि ये परिचित तथा अपरिचित में अंतर कर लेता है। परिचित लोगों में और आपके अपरिचित लोगों में क्या कर लेगा, परिचित तथा अपरिचित में क्या करना शुरू कर देता है, आपके अंतर करना बालक जो है इसी अवस्था के अंतर्गत क्या कर देता है दोस्तों, शुरू कर देता है। 7 माह में ऐसा कुछ होता नहीं है। 8 माह का बालक शब्दों के हाव भाव को समझने लग जाता है ना। तो कौन सा सही होगा यहां पे, 5 माह आपका उत्तर सही होगा। कॉलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को कॉलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को कितने स्तर के अंदर विभाजित किया है, आपको यह बताना है। 4, 3, 6 और 5। आप सब लोगों को पता है कि नैतिक विकास का एक श्रेष्ठ सिद्धांत जो दिया गया था, या मैं ऐसा कहूं कि नैतिक विकास का एक बढ़िया सिद्धांत जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था मेरे दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है वो आपके कॉलबर्ग के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, आपके कॉलबर्ग के द्वारा दिया गया था, है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि कॉलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार यदि अपन बात करते कि कॉलबर्ग ने अपने सिद्धांत में कितनी अवस्थाओं का क्या किया है, वर्गीकरण किया है, तो यहां पे देखो प्रश्न 2 प्रकार के बन सकते हैं। यहां पे जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो कितने प्रकार से बन सकते हैं, तो वहां आपके 2 प्रकार से आपके बन सकते हैं, है ना। स्तर और अवस्थाओं में अलग हो सकता है। इन्होंने स्तर जो बताए थे वो कितने बताए थे, आपके 3 स्तर। कॉलबर्ग ने कितने स्तर बताए थे, 3 स्तर। आपको यह भी पता है कि कॉलबर्ग ने आपके जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत, उस नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने क्या लिए थे, कुछ बालकों के साक्षात्कार लिए थे, इंटरव्यू लिए थे नैतिक विकास के संदर्भ में। और उन बालकों की आयु कितनी थी, तो उन बालकों की आयु थी 10 से लेकर के 16 वर्ष तक।
10 से लेकर के 16 साल तक के बालकों के इन्होंने क्या लिए थे मेरे दोस्तों, इंटरव्यू लिए थे। और इंटरव्यू के आधार पर नैतिक विकास की अवधारणा को इन्होंने पूरा क्या किया था, आपके स्पष्ट किया था। इन्होंने इस 10 वर्ष के लेकर के ये बच्चों को क्या करते थे, कहानियां सुनाते थे और कहानी सुना करके फिर नैतिक विकास के प्रश्न पूछते। मैंने आपको बताया था इनकी प्रसिद्ध कहानी है हिंज की दुविधा। प्रसिद्ध कहानी इनकी मानी जाती है, वो कौन सी मानी जाती है, इनकी हिंज की दुविधा। मैंने पढ़ाया था आपको थ्योरी में कि इसकी पत्नी बीमार होती है और ये मेडिकल से दवाई चोरी कर करके लेकर के आ जाता है। ये हिंज की दुविधा इनकी क्या मानी जाती है मेरे दोस्तों, आपके प्रसिद्ध जो है वो मानी जाती है। इन्होंने लेकर के कितने स्तर बताए, तो इन्होंने टोटल 3 स्तर बताए। भाई नैतिक विकास के टोटल कितने स्तर बताए, तो आपको ध्यान रखना है 3 बताया। एक तो बताया आपके प्राक या पूर्व रूढ़िगत अवस्था, प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, नैतिकता का स्तर, नैतिकता का स्तर, ये ध्यान रखना। कितना बताया, आपके 2 बताया। प्रत्येक स्तर में इन्होंने 2-2 अवस्थाएं ऐड की है ना। 3 स्तर बताए, 3 में 2-2 अवस्थाएं ऐड की, तो मतलब कितनी हो जाती है, 6 अवस्थाओं का इन्होंने यहां पे क्या किया था, आपके वर्गीकरण किया था। यह आपको ध्यान रखना है। हाँ, इसके अंतर्गत पहली बताई थी दंड व आज्ञाकारी उन्मुखता। पहली कौन सी बताई थी, दंड व आज्ञाकारी उन्मुखता, आज्ञाकारी उन्मुखता। सबके अंदर 2-2 अवस्थाएं ये आपके बताएंगे। पहला कौन सा है, प्राक रूढ़िगत अवस्था। प्राक रूढ़िगत अवस्था में दंड एवं आज्ञाकारी अवस्था, यह आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। दूसरी बताई साधनात्मक सापेक्षवादी अवस्था, साधनात्मक सापेक्षवादी अवस्था, सापेक्षवादी अवस्था। पहली आपके ये और दूसरी कौन सी हो जाएगी, दूसरी अवस्था आपके यहां पे बताई, वो कौन सी बताई, आपके रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। ये ध्यान रखना, कौन सा बताया, आपके नैतिकता का स्तर। अब इस नैतिकता के स्तर के अंतर्गत भी ये कितनी अवस्था बताएंगे, तो आपके जितनी उसके अंतर्गत बताइए उतनी 2 की 2 अवस्थाएं आपके क्या होगी, इसके अंतर्गत भी मानी जाएगी। पहला बताया इन्होंने उत्तम लड़का और उत्तम लड़की की उन्मुखता, उत्तम लड़का उत्तम लड़की की उन्मुखता, की उन्मुखता। ये आपके इसके अंदर की पहली अवस्था है, किसकी, रूढ़िगत के अंतर्गत। सबके अंदर आपके कितनी आएगी, तो सबके अंदर आपके 2-2 आएगी, ये आपको ध्यान रखना। फिर बताया सामाजिक क्रम संपोषित उन्मुखता, सामाजिक क्रम की, सामाजिक क्रम संपोषित, संपोषित उन्मुखता। और तीसरा स्तर जो बताया था उसका क्या नाम था, आपके पश्च रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। भाई तीसरा कौन सा बताया था, तो तीसरा बताया था आपके पश्च रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, नैतिकता का स्तर। कौन सा बताया था, आपके पश्च रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। तो आपको ध्यान रखना है, इस पश्च रूढ़िगत नैतिकता के स्तर के अंतर्गत भी कितनी अवस्था बताएंगे, 2। एक तो है आपके सामाजिक अनुबंधन की उन्मुखता, कौन सी मानी जाएगी, सामाजिक बंधन की उन्मुखता, उन्मुखता। पहली अवस्था इसके अंदर जो आती है उसका नाम क्या है, आपके सामाजिक बंधन या अनुबंधन की उन्मुखता। और दूसरा है आपके प्रजातांत्रिक नियमों के आधार पर नैतिक व्यवहार, प्रजातांत्रिक नियमों के आधार पर, नियमों के आधार पर नैतिक व्यवहार। आधार पर क्या माना जाएगा, आपके आधार पर नैतिक व्यवहार। तो ये ध्यान रखना, ये आपके 3 स्तर हो जाएंगे और 3 स्तर में 2-2 आपकी अवस्थाएं हो जाएगी। तो यहां पे पूछा गया कि कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को कितने स्तर में विभाजित किया है, तो बी आंसर आप यहां पे क्या दे सकते हो, सही दे सकते हो। बी वाला आंसर यहां पे क्या माना जाएगा, आपके सही माना जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है, नैतिक विकास के सिद्धांतों में 6 टाइप स्टेज थ्योरी किस विद्वान के द्वारा स्थापित की गई, कोलबर्ग, जीन पियाजे, सिगमंड फ्राइड या आपके अल्बर्ट बंडूरा, किसके द्वारा आपके 6 टाइप थ्योरी जो है क्या है दोस्तों, दी गई है, किसकी मानी जाती है। तो अभी अपन ने पढ़ा था कोलबर्ग ने 3 स्तर में 6 अवस्था बताई, 3 स्तर, प्रत्येक अवस्था में 2 अवस्थाएं, तो 3 इंटू कितनी हो जाएगी, 6। इसी को 6 टाइप स्टेज थ्योरी कहा जाता है, जो किसके द्वारा दी गई है मेरे दोस्तों, जो आपके दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है, इनके द्वारा,
कोलबर्ग के द्वारा दी गई, आपको भी ध्यान रखना है दोस्तों। हाँ, फिर आपके आता है दोस्तों, इसके अंतर्गत आपके दे रखा है जीन पियाजे। जीन पियाजे ने भी आपके नैतिक विकास के ऊपर क्या की थी मेरे दोस्तों, बात की थी। और इन्होंने बताया था आपके जीन पियाजे की यदि बात की जाए मेरे दोस्तों, तो इन्होंने आपके इनके नैतिकता के केवल 2 स्तर बताए थे। जीन पियाजे ने कितने स्तर बताए थे, तो जीन पियाजे ने आपके नैतिक विकास के कितने स्तर बताए थे, यहां पे 2 स्तर आपके बताएं। एक का नाम है प्रायत नैतिकता का स्तर, प्रायत नैतिकता का स्तर कौन सा माना जाएगा, आपके प्रायत नैतिकता का स्तर। पहली अवस्था जो इन्होंने बताई थी वो बताई थी आपके प्रायत नैतिकता का स्तर। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है दूसरा बताया जो इसका नाम है स्वायत्त नैतिकता का स्तर, स्वायत्त नैतिकता का स्तर, नैतिकता का स्तर है ना। कितने बताए तो कितने मानेंगे, आपके 2 अवस्थाएं आपके इनके आधार पर आपकी मानी जाएगी। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है एक प्रश्न जो आपके पूछा गया है, वो आपके एक नाम जो दे रखा है वो किसका दे रखा है, सिगमंड फ्राइड। तो आपको ये ध्यान रखना है सिगमंड फ्राइड ने आपके कहा था कि नैतिक विकास का संबंध जो सबसे ज्यादा होता है वो किसके आधार पर होता है, सुपर ईगो के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, आपके नैतिकता पाई जाती है। ये आपको इसके आधार पर क्या रखना है दोस्तों, याद रखना है। हाँ, अल्बर्ट बांडुरा ने नैतिक व्यवहार सीखने का आधार प्रेक्षण को माना। नैतिक व्यवहार सीखने का आधार किसको माना, प्रेक्षण पर, है ना। आपको याद होगा बोबोडोल प्रयोग जो अपन ने पढ़ा था कि बालक अवलोकन के द्वारा प्रयोग करते थे, मूवी देख करके आते थे और मूवी देखने के बाद जैसा वो मूवी में देखते थे वैसा संबंध जो है वो बोबोडोल के साथ में करते थे। तो यहां पे ए आपका उत्तर सही हो गया, बाकी को भी हल्का फुल्का मैंने समझा दिया। बताओ, साधनात्मक रूढ़िवादी उन्मुक्ता अवस्था के अंतर्गत बालक में अभिप्रेरणा जो होती है वो तीव्र किससे होती है। कोलबर्ग ने इस चीज के ऊपर जोर दिया है कि सभी लोगों में अभिप्रेरणाएं भिन्न भिन्न पाई जाती है, अभिप्रेरणाओं में समानता नहीं होती। अब आपको यहां पे ध्यान रखना है कि आपके जो ये प्रश्न पूछा गया है, जिसके अंतर्गत आपको ये पूछा गया है कि जो आपके 3 अवस्थाएं बताई हैं, 3 आपके स्तर बताए गए हैं, इन 3 स्तर के अंदर एक आपके आती है साधनात्मक रूढ़िवादी की अवस्था। भाई कौन सी अवस्था पूछी गई थी आपके, साधनात्मक, हाँ दूसरी अवस्था। ये किसके अंतर्गत आती है, तो आपको पता है कि साधनात्मक रूढ़िवादी उन्मुक्ता आपके किसके अंतर्गत आती है, प्राक रूढ़िगत स्तर के अंतर्गत आती है। भाई किसके अंतर्गत आती है, प्राक रूढ़िगत स्तर। जो पहला स्तर आपके बताया गया था प्राक रूढ़िगत स्तर, इसके अंतर्गत इन्होंने आपके 2 अवस्था बताई थी। एक तो बताई थी दंड एवं आज्ञाकारी। भाई क्या बताई थी आपके, दंड एवं क्या बताई थी आपके आज्ञाकारी। और एक आपके जो बताई थी उसका क्या नाम था, साधनात्मक रूढ़िवादी अवस्था भी कह सकते हो इसको, या फिर आप साधनात्मक सापेक्षवादी भी कह सकते हो। ध्यान रखना, साधनात्मक सापेक्षवादी में बालक पुरस्कार के चक्कर में अपनी नैतिकता का क्या करता है मेरे दोस्तों, बताता है। यह भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। और आपके दंड और आज्ञाकारिता की जो पहली अवस्था है ना, इसमें बालक अपने भय के कारण नैतिकता का क्या करता है, प्रकटीकरण करता है। तो यहां पे प्रश्न के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर सही होगा ना, वो कौन सा सही माना जाएगा, ए यानी कि पुरस्कार यहां पर सही होगा। कोलबर्ग के अनुसार नैतिकता के विकास के स्तर हैं प्राक रूढ़िगत, तर्कणा की अवस्था, रूढ़िगत या उत्तर रूढ़िगत, उपयुक्त सभी। तो तीनों आपके आंसर यहां पे क्या होंगे, सही होंगे। प्राक रूढ़िगत भी होता है, रूढ़िगत भी होता है और आपके उत्तर रूढ़िगत भी माना जाएगा। तीनों यहां पे सही है। अगला प्रश्न देखो, कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत में कुल कितनी अवस्थाओं का वर्गीकरण किया है, तो अवस्थाएं 6 हैं, है ना। स्तर कितने बताएं, 3, और 3 को आप 2 से गुणा करोगे तो कितनी हो जाएंगी आपके 6। प्रत्येक स्तर के अंतर्गत 2 अवस्थाएं, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 6 अवस्थाओं का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया, कोलबर्ग के द्वारा किया गया। इनको अपन वापस नहीं लिखेंगे क्योंकि अपन ने पढ़ लिया है। पेक ने अपने नैतिक, अच्छा प्रश्न है, पेक ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत की कुल कितनी अवस्थाएं बताई। भाई किसका सिद्धांत पूछा है, यहां पे आपको पेक का सिद्धांत पूछा गया है कि पेक के अनुसार आपके नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं, तो 5, 6, 8 या 7। तो ध्यान रखना, पेक ने आपके नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है मेरे दोस्तों, पेक ने आपके नैतिक विकास की 5 अवस्थाओं का क्या किया है मेरे दोस्तों, वर्गीकरण किया है। आपको ध्यान रखना है। पहले आपने इन्होंने बताई थी पूर्व नैतिक अवस्था,
एक अवस्था, पहली अवस्था का नाम क्या है आपके? पूर्व नैतिक अवस्था। पेक ने 5 बताई थी, 5 में से आपकी पहली जो अवस्था बताई थी उसका नाम क्या है? आपके पूर्व नैतिक अवस्था। दूसरे का नाम है स्वकेंद्रित अवस्था। स्वकेंद्रित अवस्था, स्वकेंद्रित अवस्था। पहली तो कौन सी हो जाएगी? पूर्व। दूसरी कौन सी हो जाएगी? आपके स्वकेंद्रित। और तीसरी आती है परंपरा धारण की अवस्था। परंपरा धारण की अवस्था। बताओ पहली कौन सी हो जाएगी? आपके पूर्व नैतिकता की अवस्था। दूसरी स्वकेंद्रित अवस्था। तीसरी हो जाएगी परंपरा धारण की अवस्था। तीसरी हो जाएगी आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। कौन सी हो जाएगी? आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। आत्मचेतना की अवस्था। चौथी अवस्था जो बताई उसका नाम क्या हो जाएगा? आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। और पांचवी हो जाएगी आधारभूत आत्मचेतना की अवस्था। ये 5 जो बताई है वो किसके द्वारा बताई है? आपके आधारभूत आत्मचेतना की अवस्था। आत्मचेतना की अवस्था ये किसके द्वारा बताई गई है मेरे दोस्तों? तो ये 5 अवस्थाएं आपके पेक के द्वारा बताई गई है। ध्यान रखना 5 आंसर यहां पे सही हो जाएगा। कैरोल ने नैतिक विकास के सिद्धांत का कौन सा स्तर नहीं बताया? देखो कैरोल ने आपके कोलबर्ग के सिद्धांत का विरोध करते हुए 3 स्तर बताए थे। एक पूर्व परंपरागत स्तर, एक परंपरागत स्तर और एक आपके उत्तर परंपरागत स्तर। कौन सा नहीं बताया? तो रूढ़िवादी या नैतिकवादी स्तर इन्होंने नहीं बताया था। ये किसने बताया था? तो ये आपके कोलबर्ग के द्वारा बताया गया है। ये ध्यान रखना। कैरोल ने जो दिया था उसने परंपरागत शब्द का क्या किया था? यहां पे प्रयोग किया था। इसी परंपरागत शब्द को आपको भी क्या रखना है? याद रखना है। देखो अगला प्रश्न क्या कहता है? सिगमंड फ्राइड के अनुसार नैतिक विकास होता है ईगो से, सुपर ईगो से, इड से या उपयुक्त सभी से। अभी मैंने आपको बताया था कि सिगमंड फ्राइड ने इस चीज को स्वीकार किया है। सिगमंड फ्राइड ने कहा है कि नैतिकता का जो उच्चतम स्तर जाता है ना वो सुपर ईगो को कहते हैं। इसीलिए मैंने आपको जब व्यक्तित्व का विकास पढ़ाया था ना तो सुपर ईगो के अंतर्गत मैंने ये लाइन लिखी होगी, इसको नैतिकवादी व्यक्तित्व कहा जाता है, इनको आदर्शवादी व्यक्तित्व कहा जाता है। क्योंकि सिगमंड फ्राइड ने इस चीज को स्वीकार किया था कि नैतिकता का जो उच्चतम विकास होता है वो आपके सुपर ईगो के माध्यम से होता है। ये देखिए नैतिक विकास की विमाएं कितनी होती है, या ये आपके लिखा हुआ है कि नैतिक विकास की कौन कौन सी आपके विमाएं मानी जाती है। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है दोस्तों, नैतिक विकास के बारे में अपन यह बात करें तो ये तीनों विमाएं होती है। नैतिक विकास में आपके व्यवहारिक विमा भी होती है, व्यवहार भी देखा जाता है, संज्ञानात्मक विमा भी होती है और कौन सी होती है? सामयिक विमा। तीनों की भूमिका आपके नैतिक विकास में होती है। उपयुक्त सभी आंसर यहां पे सही होगा। और ये आपके प्रश्न खत्म। और इसी के साथ में आपके सामाजिक और नैतिकवादी विकास दोनों यहां पे क्या हो जाते हैं? कंप्लीट। एक संप्रत्यात्मक विकास अपने पास बढ़ता है, उसके बाद में आपके विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये 2 चीज बढ़ती है और ये दोनों चीज मैं आपके कल करवा दूंगा। कल बाल विकास का टॉपिक खत्म। इस 4-5 क्लास के अंतर्गत बाल विकास को अपन ने पढ़ा है प्रश्नों के माध्यम से। और पूरा बाल विकास जो मैंने आपको 20 घंटे 25 घंटे तक पढ़ाया था वो 25 घंटे का बाल विकास मैंने इस 5 घंटे के अंदर वापस निचोड़ निकाल करके आपको दे दिया प्रश्नों के माध्यम से। क्लियर यहां तक? तो आपको इस चीज में कोई जो है संकोच करना ही नहीं है। कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट लिखना है। मैं आपको बता दूं रिप्लाई दूं नहीं दूं लेकिन सबके कमेंट को लाइक करता हूं मैं। 1 घंटा पूरा कमेंट को रोज रात को पढ़ने में निकालता हूं, सबके कमेंट पढ़ता हूं मैं। और कम से कम लाइक तो मैं करके ही जाता हूं कमेंट को। हर बच्चे के कमेंट्स को मैं लाइक करूंगा। आपके कमेंट में यदि लाइव दिख रहा है तो सोच लेना कि वो मैंने किया था। इसलिए कमेंट में कोई कंजूसी नहीं, बाकी आप मस्तरे करके पढ़ो। तो अंत में अपन यही कहेंगे कि आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा लाभकारी या हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बिल्कुल हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रसन्नचित रहें, आनंद में रहें, मजे लेते रहें, लेकिन साथ साथ में अपनी तैयारी को भी जोरों और शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।